डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ रूसो, जियां जैक रूसो, जो कि एक समझौतावादी विचारक हैं। आपके BA2 फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में यूनिट 2 में हॉब्स लॉक रूसो की ट्रियो है, जो कि समझौतावादी विचारक माने जाते हैं। उन्हीं में से तीसरे और एक अत्यंत प्रसिद्ध विचारक रूसो का जन्म स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा नामक स्थान में 1712 में हुआ था। रूसो का प्रारंभिक जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं था। बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई और परवरिश नहीं हो सकी। उस तरह से वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और नियमित रूप से स्कूल कॉलेज नहीं जा सके या एक परिवार में नहीं रह सके, जैसा कि एक आम बालक के दिन की ज़िंदगी में होता है। और काफ़ी भटकना भी पड़ा उनको इधर उधर। लेकिन पहली बार उनको सफलता मिली जब वो फ्रांस गए और फ्रांस में एक निबंध प्रतियोगिता थी। पेरिस में एक डिज़ॉन एकेडमी थी, वहाँ पर एक निबंध प्रतियोगिता थी जिसका विषय था कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मानव जीवन का उत्थान किया है, उसके नैतिक मूल्यों को विकसित किया है या उनका पतन किया है। क्या सभ्यता का पतन हुआ है मानव के नैतिक विकास के दृष्टिकोण से? और इसका जो उत्तर लिखा उन्होंने, जो निबंध लिखा, उस निबंध के द्वारा उनको प्रथम पुरस्कार मिला। और इस निबंध में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए थे वे बड़े ही क्रांतिकारी थे। इसमें उन्होंने कहा कि सभ्यता के विकास से मनुष्य का कोई विकास नहीं होता, उल्टे उसके नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है। मनुष्य का तो वही जीवन अच्छा है जिसमें वो बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था की सरलता और भोली भाली स्थिति में रहता है। इस निबंध से उन्हें न केवल प्रथम पुरस्कार मिला बल्कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली। पर पता नहीं क्यों रूसो को प्रसिद्धि से और चकाचौंध जीवन से एक प्रकार की वितृष्णा सी थी और वो बार बार उस जीवन से भागते रहे। जीवन में कभी भी उनका कोई सच्चा दोस्त नहीं बन पाया, कोई एक परिवार वे स्थापित नहीं कर पाए। कई लोगों के साथ रहे, उनके बच्चे भी हुए, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश भी ठीक तरह से नहीं कर पाए। ये सब उनके व्यक्तिगत जीवन की कुछ विफलताएं थी। लेकिन अपने जीवन में एक बार उनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध दार्शनिक दिदरो से हुई थी, जिन्होंने उन्हें बहुत प्रभावित किया। रूसो का व्यक्तिगत जीवन चाहे कैसा भी हो, लेकिन वे असामान्य प्रतिभा के धनी विलक्षण व्यक्ति थे। अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, कई निबंध लिखे जो अपने विचारों में बड़े क्रांतिकारी थे। कुछ अन्य किताबें भी लिखी, जिनमें से एक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें उनके कुछ राजनीतिक विचार हैं। दी एमिली, जो कि एक राजनीतिक ग्रंथि है। इसके अलावा उन्होंने कुछ देशों के संविधान भी लिखे, जैसे पोलैंड आदि के। लेकिन राजनीतिक विचारों की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जो आपको भी याद रखने की आवश्यकता है, उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में कहें तो सामाजिक समझौता। यही वो किताब है, यही वो पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपना अत्यंत प्रसिद्ध सामाजिक समझौते का सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किया, पूरी दुनिया के सामने लाए। क्या है ये सामाजिक समझौता सिद्धांत? व्यक्ति क्यों समाज का निर्माण करता है, क्यों वो समाज के बंधनों को स्वीकार करता है? और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली पंक्ति ही है, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, लेकिन वह हर जगह श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है। क्या है वे श्रृंखलाएं? इनको समझने के लिए एक बार मैं पुनः आपको वापस ले चलती हूँ रूसो के समझौता सिद्धांत की तरफ वापस, और फिर से आपको याद दिलाती हूँ जो मैंने आपको हॉब्स और लॉक के बारे में समझाया था कि सामाजिक समझौते को समझने के लिए पहले हमें मनुष्य के स्वभाव को समझना पड़ेगा और उस स्टेट ऑफ नेचर का या प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन भी करना पड़ेगा जिसमें मनुष्य रहता था।
तभी हम समझ पाएंगे कि समाज का निर्माण कैसे हुआ, राज्य का निर्माण क्यों हुआ और क्या उद्देश्य था व्यक्ति का समाज की और राज्य की या सरकार की स्थापना करने के उपलक्ष्य में। तो सबसे पहले देखते हैं मानव स्वभाव को। मनुष्य कैसा था रूसो का? बहुत अच्छा प्राणी। अगर आपने हॉब्स पढ़ा है तो बिल्कुल उसको विलोम कर लीजिए। जहां हॉब्स का मनुष्य बहुत ही क्रूर, स्वार्थी, सिर्फ अपने मतलब का ध्यान रखने वाला प्राणी है, वहीं रूसो का मनुष्य बहुत अच्छा, बिल्कुल भोला भाला, निष्पाप प्राणी है। उसमें मेरे तेरे की कोई भी भावना नहीं है, ना ही ये मेरा है, ना ही ये तुम्हारा है, मैं इस पर कब्जा कर लूं, मैं इसको ले लूं, तुमने मेरा ये क्यों ले लिया। ऐसी कोई भी भावना से हीन है। बहुत आराम से प्रकृति की गोद में विचरता रहता है। कुछ ज्ञान नहीं है कि वस्तुओं का संग्रह किया जाए, तो उसे जो भी मिलता है प्रकृति से वो चुपचाप लेकर अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जरूरतें भी बहुत थोड़ी सी हैं, और जो हैं वो प्रकृति के माध्यम से आराम से पूरी हो जाती हैं। तो कैसा है मनुष्य? रूसो कहता है नोबल सैवेज। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको ध्यान रखना है, नोबल सैवेज। हिंदी में कहेंगे तो भला असभ्य जीव। असभ्य तो है क्योंकि जंगली तौर तरीके से रहता है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। असभ्य ही है वो, जंगली जानवर की तरह, लेकिन फिर भी भला है क्योंकि जबरदस्ती किसी की चीज को छीनता नहीं है, सिर्फ अपनी आवश्यकता को पूरा करता है और चुपचाप रहता है। एक अच्छा प्राणी, एक नोबल सैवेज है। तो इस तरह से जब व्यक्ति इतना अच्छा है और सभी व्यक्ति अच्छे हैं, तो आप अपने आप कल्पना कर सकते हैं उस स्टेट ऑफ नेचर की कि वो कैसी होगी। बहुत अच्छी अवस्था। अब यहाँ पर भी हम हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से एक डिफरेंस पाएंगे कि जहाँ हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में बहुत ज़्यादा अराजकता थी, कोई किसी के साथ मिलकर रह ही नहीं सकता था, वहीं पर रूसो की प्राकृतिक अवस्था बहुत ही ज़्यादा स्वर्णिम थी, बिल्कुल गोल्डन एज। कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, लोग इधर उधर विचरण करते रहते थे, अपनी इच्छाओं को पूरा करके चुपचाप बैठ जाते थे। जंगली तो थे लेकिन फिर भी लड़ते झगड़ते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात थी कि मनुष्य इस अवस्था में समान था। समानता की समस्या रूसो के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो बार बार कहता है कि मनुष्य समान उत्पन्न होता है। मनुष्य एक बुरा प्राणी नहीं है। अगर उसमें कोई बुराइयां होती हैं तो वो परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। समाज उसे बुरा बनने के लिए विवश करता है। ये रूसो का एक बहुत ही बेसिक उसका एजम्पशन है, उसकी बेसिक मान्यता है या एक हाइपोथेसिस है कि मनुष्य स्वभाव से एक बहुत भोला भाला और अच्छा प्राणी है। पशुओं की तरह रहता है, उसका कोई निश्चित घर नहीं है, लेकिन उसे कोई चिंता भी नहीं है। असमानता कब पैदा होती है? असमानता समाज में पैदा होती है। और इसे आप इसलिए भी ध्यान रखिएगा कि आगे चलकर जब मैं आपको मार्क्स के बारे में बताऊंगी, जब मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते समय कई अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, तो वो अपनी सबसे पहली अवस्था जो बताते हैं, आदिम साम्यवादी अवस्था, वो रूसो की यही आदिम साम्यवादी अवस्था है, जहां मनुष्य एक भोला भाला व्यक्ति है और वो समान है। समान एक बहुत बड़े कारण से है। इसे आपको समझना होगा कि अभी उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं है, अपना कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। ना घर है, ना कोई जमीन का टुकड़ा है, ना ही वैभव विलास के साधन है, ना हीरे हैं, ना जवाहरात हैं, ना बेशकीमती कपड़े हैं। इकट्ठा करने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास, और इसीलिए वो समान है। यही वो अवस्था है जिसकी कल्पना मार्क्स ने की कि ये अवस्था सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में से एक थी, और यही वो साम्यवादी अवस्था है जिसमें मार्क्स पहुंचाना चाहते हैं समाज को। हालांकि वहां पहुंचाना इतना आसान नहीं है और इसके लिए उनको एक क्रांति की कल्पना भी करनी पड़ी। वो बातें फिर आगे मैं आपको फिर से वापस लेकर आऊंगी और फिर से जोड़कर बताऊंगी कि कैसे वो आदिम साम्यवादी अवस्था फिर से आएगी मार्क्स के विचारों में।
लेकिन अभी एक बार पुनः वापस रूसो के साथ। तो हम लोग थे रूसो की प्राकृतिक अवस्था में, जो कि बहुत ही अच्छी थी। अब यहाँ पर फिर एक कंफ्यूजन होता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्यों समझौता करना है, समझौता करके क्या बनाना है, कैसा समाज बनाना है। ये समाज तो बहुत अच्छा है, लेकिन रूसो कहते हैं कि नहीं, अभी तो अच्छा है, क्योंकि अभी व्यक्तियों ने कुछ इकट्ठा करना नहीं सीखा, उनके पास प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। लेकिन एक दिन क्या होगा कि एक मनुष्य जमीन के एक टुकड़े को घेर लेगा, उसको लगने लगेगा कि अरे भाई अभी इधर उधर भटक रहे हैं, चलो थोड़ी सी जमीन घेर लेते हैं, यहीं रहेंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा और यहीं पर बैठ करके कुछ दिन आराम कर लेंगे। ऐसा सोच करके वो जमीन का एक टुकड़ा घेर लेता है। और फिर क्या होता है, उसके इस अधिकार को अन्य मनुष्य, चूंकि वे भी बड़े सरल हैं, तो वे मनुष्य उसके इस अधिकार को सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। रूसो कहता है कि वो व्यक्ति जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेर के कहा कि यह मेरा है, और अन्य मूर्ख व्यक्तियों ने उसके इस अधिकार को स्वीकार कर लिया, वही व्यक्ति नागरिक समाज का पहला संस्थापक था। अब यही वो नींव थी जहां से असमानता का जन्म होना शुरू हो गया। पहले लोगों ने थोड़ी जमीन घेरी, लोग कम थे, कुछ उसकी देखा देखी और लोगों ने भी थोड़ा सा कब्जा कर लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों को एक स्थान के फायदे समझ में आने लगे, वो वहाँ पर रहकर खेती करने लगे, जानवरों को पालने लगे, चीज़ों का संग्रह करने के लिए वो कुछ बखार इत्यादि बनाने लगे। जैसा कि गांव में होता है, आप देखते होंगे कि अनाज को रखने के लिए कुछ बकरी या कुछ स्थानों का निर्माण करते हैं, जानवरों को रखने के लिए अलग से एक स्थान का निर्माण किया जाता है, कुछ बाग बगीचे तालाबों पे कब्जा हो जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे मनुष्य अपनी संपत्ति को बढ़ाने लगा, और यहीं से किसी के पास कम और किसी के पास ज़्यादा का कॉन्सेप्ट भी शुरू हो गया। कुछ लोगों ने ज़्यादा घेर लिया, कुछ उतने चालाक नहीं थे, उतना नहीं इकट्ठा कर पाए, और कुछ के पास तो कुछ भी नहीं था। उन्हें मजबूर होना पड़ा कि वो दूसरों के घरों में, दूसरों के खेतों में काम करने लगे, और यहीं से असमानता, शोषण, अत्याचार सभी कुछ शुरू हो गए। रूसो का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विचार है कि संपत्ति ही समाज में सारी बुराइयों की जड़ है। समाज में किसी भी व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरों को खरीद सके, और ना ही किसी के पास इतनी कम संपत्ति होनी चाहिए कि उसको अपने को बेचने के लिए विवश होना पड़े। लेकिन शाश्वत सत्य तो यही है, और यही हुआ रूसों के समाज में भी। धीरे धीरे संपत्ति के आने से एक तरफ तो सभ्यता संस्कृति का विकास होने लगा, बहुत सारी कलाओं का विकास होने लगा, बहुत सारी चीज़ें मनुष्य ने सीखी, लेकिन साथ ही साथ नैतिक मूल्य का पतन होने लगा। लोग दूसरों की सहायता करना भूल गए, चोरी करने लगे, छीनने लगे, झपटने लगे, अत्याचार करने लगे, शोषण करने लगे। शायद इसीलिए रूसो ने वो निबंध लिखा था जिसे प्रथम पुरस्कार मिला था कि सभ्यता और संस्कृति के विकास से मनुष्य की नैतिकता या मॉरलिटी का कोई विकास नहीं होता है। मॉरलिटी तो क्षीण होती जाती है, पतित होती जाती है। अगर मनुष्य के पास कम होता है तो वो दूसरे के साथ बांट सकता है, लेकिन एक 20 कमरों के मकान में रहने वाला मनुष्य ये कभी नहीं सोचता कि सड़क पर लेटे हुए एक व्यक्ति को मैं उठा लाऊं रात में अपने घर में और मैं उसे एक समय का भोजन दे दूं या एक कमरा रहने के लिए दे दूं। ऐसा होता नहीं है समाज में। जिन बातों की हम कल्पना करते हैं ऐसा हो नहीं पाता है, और इसीलिए शायद आगे चलकर मार्क्स को एक रक्तपूर्ण क्रांति की कल्पना करनी पड़ी समाज को समान बनाने के लिए। तो अब हम फिर वापस जाते हैं रूसो की तरफ कि इन्हीं सब परेशानियों के कारण रूसो के मनुष्य भी बहुत दुखी हो गए। प्राकृतिक अवस्था की वो सारी सरलता समाप्त हो गई, और अब उनको विवश होना पड़ा उस सरलता को वापस लाने के लिए, उस भोले भाले जीवन को वापस लाने के लिए कि वो मिल करके इस बात पर कोई विचार विमर्श करें और इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाएं। तो फिर सारे व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए
और वहाँ मिल करके उन्होंने इस बारे में सोचा कि कैसे हम अपनी पुरानी स्थिति को वापस जाएं। लेकिन अभी भी चूँकि बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि रूसो की एक बहुत बड़ी समस्या समानता स्थापित करने की है और साथ ही साथ वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए वो अपने अधिकारों को आंख बंद करके हॉब्स की तरह किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दे देंगे, किसी निरंकुश राजा को नहीं दे देंगे। वो सब मिल करके अपने अधिकारों का समर्पण तो करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि पूरे मानव समाज को। इसीलिए रूसो का ये समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समझौते से किसी निरंकुश राज्य का जन्म नहीं होता, एक सामूहिक समाज का जन्म होता है। व्यक्ति अपने सारे अधिकार समाज को सौंपता है। स्वयं रूसो के शब्द हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में समर्पित करता है और फिर एक समूह के रूप में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अगर इस कठिन पंक्तियों को हम एनालाइज करना चाहें तो हम कहेंगे कि समझौते के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने सारे अधिकारों को एक ढेर में मिला देता है और फिर व्यक्ति अब खुद भी उस ढेर का हिस्सा बन गया, एक अविभाज्य अंग बन गया, लेकिन अब उस ढेर में से वापस अपनी शक्तियां उठा लेता है। लेकिन अब इस ढेर में सभी लोगों की शक्तियां मिश्रित हैं और जो भी ढेर से अपनी शक्तियां वापस उठा रहा है वह उस ढेर के अंग के रूप में उठा रहा है, एक एकाकी व्यक्ति के रूप में नहीं। इस तरह के पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही एक राजनीतिक समाज है। वास्तव में अगर हम देखें तो रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के एक गणतंत्र में हुआ था। आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने भी स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ा है, कि आज की स्थिति में भी वहाँ की कुछ प्रांतों में, करीब 5 प्रांतों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और रूसो का विश्वास भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही था। तो कहीं ना कहीं रूसो किसी निरंकुश राजा को, निरंकुश राज्य को जन्म नहीं देना चाहते, बल्कि वो व्यक्तियों को अधिकारों से संपन्न करना चाहते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की कल्पना करते हैं। तो रूसो के सामाजिक समझौते से आपने देखा कि एक नया संप्रभु उत्पन्न हो रहा है जिसका नाम है सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा का ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैं अलग से एक ऑडियो क्लिप में आपको समझाऊंगी, क्योंकि इसको समझे बिना आप रूसो के सामाजिक समझौते को बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। धन्यवाद।